हाँ जी, एक न्यूज़ जो काफ़ी टाइम से काफ़ी चर्चों में है, जो जिसके बारे में हम बात करना चाहेंगे, वो है ईरान और इज़राइल और यूएसए की जो ट्राई कॉन्फ्लिक्ट जो चल रही है, जो हमें देखने को मिल रही है, काफ़ी टाइम से चल रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाया जाए और बताया जाए कि इसके पीछे की वजह क्या है और इसके कुछ सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप ध्यान दें, तो ईरान एक शिया प्रीडोमिनेटली शिया इस्लामिक कंट्री है। वहीं अगर आप देखो तो जो इज़राइल है, वो एक जेविश कंट्री है। तो जेविश प्रेडोमिनेटली होने के कारण भी ये दोनों देशों के बीच में काफी टकराव रहता है। एक जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है वो देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों देशों के बीच में काफी ज्यादा एक बोलते टक्कर चलता है आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होने के कारण। इसका एक दूसरा पहलू भी है, जो कि आप देख सकते हो, जो उसका जो ऑरिजिन होता है वो एक 1979 का जो एक इस्लामिक रेवोल्यूशन होती है ईरान में, उसके तहत देखने को मिलता है। होती है कि 1979 में जो रिपब्लिक गवर्नमेंट चल रही होती है, उसको हटाकर वहाँ पे इस्लामिक गवर्नमेंट को लाया जाता है। इस्लामिक इन द सेंस कि सारे जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो एक इस्लामिक वैल्यूज के तहत लिए जाएंगे, और उसका भी एक फैक्टर यहाँ पे देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि एक्चुअली ये तो मिडिल ईस्ट की कंट्री है ईरान की, जहाँ तक हम बात करते हैं, तो उसमें यूएसए क्या कर रहा है। तो यूएसए एज सिंपल एक सुपर पावर है, अपने पावर दिखाने का वो ट्राई करता है, वो एक कोशिश करता है कि दूसरे की जो फसल है वहाँ पे अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखा के एक सुपर पावर वर्ल्ड में अपनी पहचान बनाए। होता है यहाँ पर ये है, उसकी एक और एक खास वजह ये है कि ईरान एक काफी ज्यादा वाइल्ड रिजर्व रखता है अपने पास। तो वाइल्ड का जो सप्लाई एंड डिमांड का जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं वो अपने फेवर में यूज करना चाहता है। क्योंकि वाइल्ड के पास सप्लाई एंड डिमांड से प्राइस उसकी डिजाइन हुई है। तो कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट में वो ये चीज ईरान में इंटरफेयर होकर वो इस चीज को कंट्रोल करना भी चाहता है। साथ में उसका ये भी करना है कि न्यूक्लियर रिएक्टर या फिर न्यूक्लियर पावर की जिस तरीके से ईरान यूज कर रहा है, वो इस पावर इस चीज को लेकर काफी ज्यादा वो कंसर्न होते हैं। और उनका ये कहना है, हालांकि ईरान ये बोलता है कि हमारे जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए या फिर वैसे काम करने के लिए, ना कि कोई वॉरफेयर बनाने के लिए, ना कि कोई वैसा वेपन्स वगैरह बनाने के लिए है। जबकि अगर यूएसए की बात माने तो उनका ये कहना है, जो उसने एक और यहीं पे जो एक फैक्टर काम करता है वो काम करता है ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। जहाँ पे ईरान ये बात बोलता है कि हमारे जो भी न्यूक्लियर जो भी बेसिस है, न्यूक्लियर जो भी रिएक्टर्स है, वहाँ पे कोई भी कंट्री अगर किसी को इन्वेस्टिगेट करना हो, किसी को आगे जांच करनी हो कि क्या हो रहा है, तो वो क्या कर सकता है, वो ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के तहत ये चीजें ईरान ने पहले की। ये तो ईरान और यूएसए के बीच की बात हो रही है। हम ये देखना चाहेंगे कि इंडिया और ईरान के बीच में ऐसा क्या संबंध है जिसके कारण हमें भी कंसर्न होना चाहिए। तो वैसे नहीं होता ही है कि रफली 1.4 करोड़ जो इंडियन डायस्पोरा है वो कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट में काम कर रहे होते हैं और वहां से रेमिटेंस भेजते हैं, जो भी कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी इकोनॉमी के लिए। तो ये कोई फैक्टर हो गया। दूसरी क्योंकि अगर वहां से रेमिटेंस आ रही है और यहाँ से लोग वहाँ काम कर रहे हैं, कि कहीं ना कहीं अगर रीजन में स्टेबिलिटी है तभी ये चीजें ठीक से हो पाएगी। दूसरी बात ये है कि जो हमारा इंडिया वाइट एक्सपोर्ट करता है और मेजोरिटी वो चीज मिडिल ईस्ट से आती है, तो हमारा जो एक स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। अगर ईरान इसको चौक करता है, अगर ईरान इस पर कोई एक्शन लेता है, तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम की बात होगी। तो इसलिए भी हमारे लिए ईरान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये तो ये एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये है कि जो इंडिया का जो दूसरा एक इंडिया का जो एक पाइप प्रोजेक्ट है, दैट इज इंडिया मिडिल ईस्ट से यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो भी कहीं ना कहीं इस बात पर डिपेंड करेगा कि ईरान की खुद की स्टेबिलिटी कितनी है। ईरान की खुद की स्टेबिलिटी कितनी है, मिडिल ईस्ट की स्टेबिलिटी कितनी है। क्योंकि अगर इंडियन गवर्नमेंट वहां कुछ इन्वेस्टमेंट कर रही है और अगर रीजन में स्टेबिलिटी बनी रहती है, तो यहाँ पे बात ये की जाती है कि इसके लिए सोल्यूशन क्या है। तो सोल्यूशन के तौर पे एक तो ये बोला जाता है कि टू स्टेट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाए। दैट मीन्स जो पैलेस्टीन है, पैलेस्टीन को एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह देखा जाए, वहाँ पे दोनों कंट्री का काफी इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। एक पॉइंट तो ये होती है। दूसरी बात ये भी बोली जाती है कि अगर दोनों कंट्री स्पेशली ईरान और इजराइल की बात की जाए, तो अगर दोनों कंट्री आपस में डिप्लोमेटिक टाइज रखते हैं, अगर दोनों कंट्री आपस में एम्बेसडर को एक्सचेंज करते हैं, दोनों आपस में डायरेक्ट इवॉल्व करते हैं, तो ये एक अच्छी बात होगी। तीसरा पॉइंट ये बोल सकते हैं, जो इंटरनेशनल जो हमारे फॉरम्स है, जैसे आप लेकर सकते हो यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल, या फिर आप ले सकते हो अरबी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, इनको कोशिश करना चाहिए कि साथ मिलकर काम करें और रीजन की स्टेबिलिटी बनी रही। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।